हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका फिर से हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर की श्रृंखला। और आज हम जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक रहेगा हमारा, वह है कंप्यूटर की जनरेशन, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। मैं आपका हेडिंग लगाने जा रहा हूं, कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब देखिएगा, जो कंप्यूटर बना है आपके सामने, जो कंप्यूटर का विकास हुआ है, क्या ऐसे ही हो गया? नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और उनके सतत प्रयासों का परिणाम है, जिसके कारण ही आप जो कंप्यूटर देख रहे हो वह बहुत ही सरल, बहुत ही सस्ता और बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही तीव्र गति वाला बना है। ये इसके पीछे सब इनके विकास के जो चरण है या इनकी पीढ़ियां है, उनका ही कमाल है। और ये जो विकास हो रहा है, इसी विकास को हम किसमें बांटेंगे? पीढ़ियों में बांटेंगे। हाँ, इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां है वह कितनी मान सकते हैं? अपन 5 मान सकते हैं। अब तक कितनी मान सकते हैं? 5 पीढ़ियों का अध्ययन करेंगे। हम सबसे प्रथम पीढ़ी का पहले अध्ययन करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी, इस पीढ़ी को अपन एक कालखंड देते हैं। ये कालखंड मान लेते हैं 1942 से लगाकर 1900 कह सकते हैं कि 55 तक मान लेते हैं। 1955 तक मान लेते हैं, इसको ये एक कालखंड दे देते हैं। और इस कालखंड की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने थे, उस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। ध्यान रखना, किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और ये जो वैक्यूम ट्यूब है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो 1904 में जो एम्ब्रोस फ्लेमिंग था, 1904 में जो एम्ब्रोस फ्लेमिंग था, उसने इसका आविष्कार किया था। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जो वैक्यूम ट्यूब से जो बने कंप्यूटर थे, उसको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता था। उसके बाद में बात करें तो इसमें उस समय जो कंप्यूटर डेवलप हुए थे वह कौन कौन से? तो मैं बता दूं, एनियाक। इससे पहले अपन ने इसको डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर्स, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो एनियाक जो कंप्यूटर आया था वो भी इसी समय आया था। और इस कंप्यूटर की मैं बात करूं तो इसमें कम से कम 1800 ट्यूब लगी हुई थी। कितनी ट्यूब लगी हुई थी? 1800 वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी। वैक्यूम जो ये है ना, अभी बताया ना, वैक्यूम ट्यूब और ट्यूब्स लगी हुई थी। इसका वजन कहो तो कम से कम 30 टन था। कितना टन था? 30 टन इसका क्या था? वजन था। 30 टन वजन था। और कह सकते हैं कि इसको रखने के लिए 20 इंटू 40 फीट की जगह चाहिए थी। यानी ये हमारे एलिफेंट से कोई कम नहीं था, इतना बड़ा कंप्यूटर था। यानी पूरे कमरे में आ जाता था, वो भी कम पड़ता था। ऐसा ये कंप्यूटर था एनियाक, स्टार्टिंग वाला कंप्यूटर। इसमें वैक्यूम ट्यूबों की संख्या कितनी थी? 1800। अब मैं थोड़ा वैक्यूम ट्यूब के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा जो टेलीविजन आता है, जो टीवी आता है, पहले वाला जो टीवी आता था, उनके पीछे आपने देखा होगा कांच का एक डब्बा टाइप डब्बा होता है, उसमें ट्यूब होती है, वो भी कांच वाली। तो उसको ही बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। तो इसमें 1800 ट्यूबों का प्रयोग किया गया था। 30 टन इसका वजन था और इसको 20 इंटू 40 फीट में रखा जाता था। तो इसका आकार के बारे में आप पता लगा सकते हो। तो इनका आकार भी कैसा था? बड़ा था। उसके बाद में इसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद में विद्युत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी। ये उस समय इनकी जो गति है वह भी धीमे थी। गति कैसी थी? धीमे थी स्टार्टिंग में। तो ये मैंने आपको पढ़ा लिया। उसी प्रकार और कंप्यूटर आए थे, जैसे कि एडवेक है।
एडवेक कंप्यूटर है, एडचेक कंप्यूटर है, या फिर कह सकते हो कि आप यूनिवेक कंप्यूटर है। उसी प्रकार बाइनेक कंप्यूटर है, बाइनेक कंप्यूटर है। तो ये जो कंप्यूटर है वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। और ये इसको अपन जो एनियाक है तो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर मान सकते हैं। जनरल कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर मान सकते हैं। और उस समय इसका बहुत ही सीमित उपयोग किया जाता था। कैसे उपयोग किया जाता था? सीमित उपयोग। कैसे थे इनके उपयोग? सीमित, सीमित उपयोग थे। कैसे उपयोग थे? सीमित। यानी इतने बड़े कंप्यूटर के माध्यम से जो बड़े बड़े जो कार्य होते थे, जैसे कि वाणिज्यिक कार्य, जैसे कि अकाउंटिंग का कार्य है, या फिर जो बड़े बड़े जो बिलिंग के कार्य होते थे, या फिर अकाउंटिंग के कार्य होते थे, उसी को किया जाता था इसके माध्यम से। क्योंकि बाकी कार्यों को इससे किया जाता था तो क्या हो जाता था? वो महंगा पड़ता था। क्या पड़ता था? महंगा। उससे तो बेटर था हाथ वाला काम। तो इसका सीमित उपयोग था। उसी प्रकार बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें जो भाषा कौन कौन सी यूज की जाती थी, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो भाषा है, जो भाषा है, इसमें स्टार्टिंग में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन सी? मशीनी भाषा। और ले सकते हैं असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब मशीनी भाषा क्या है? तो इसी भाषा को कंप्यूटर उस समय समझता था, और ये 0 और 1 के ऊपर डिपेंड थी। किसके ऊपर? 0 और 1 के ऊपर डिपेंड थी। और इसको समझना बहुत ही कठिन होता था, इसकी कोडिंग बहुत ही कठिन होती थी। फिर धीरे धीरे डेवलप होती गई। और ये कैसी लैंग्वेज थी? लो लैंग्वेज थी, लो क्वालिटी लैंग्वेज थी, लो क्वालिटी लैंग्वेज थी। तो ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में प्रथम पीढ़ी में लो लेवल की जो लैंग्वेज यूज की जाती थी, कौन कौन सी? मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। उसके बाद में अपन बात करें तो इसमें इनपुट हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? तो इनपुट हेतु इसमें प्रयोग किया जाता था पंच कार्ड का। किसका प्रयोग किया जाता था? पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता था। चित्र युक्त होते थे, उन पंच कार्डों का इसमें उपयोग किया जाता था। और बात करें स्टोरेज की, संग्रहण क्षमता की, स्टोरेज की, तो स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग किया जाता था। तो ध्यान रखना कि इसमें स्टोरेज, जो संग्रहण क्षमता है, जो मेमोरी है, उस मेमोरी के लिए किसका उपयोग किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग किया जाता था। तो ये इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स हो जाती है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें एक जो और कह सकता हूँ कि इसको जब गर्म किया जाता था, यानी इसको चालू करने के लिए पहले गर्म करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? गर्म करना पड़ता था। और जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता था तो इसको वापस क्या करना पड़ता था? ठंडा करना पड़ जाता था। नहीं तो इसमें खराब टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती थी, तो इसके कारण विद्युत भी ज़्यादा खर्च होती थी। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी थे। तो ये देख लीजिएगा, ये पहले वाला प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो देखिएगा, ये अपन की जो प्रथम पीढ़ी हो जाती है। अब अपन इसकी सेकेंड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रथम पीढ़ी के बारे में पढ़ लिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? तो इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि जो वैक्यूम ट्यूब से जो बने कंप्यूटर है उसको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा गया जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। अब सेकेंड पीढ़ी में क्या होता है? और इसमें मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि इनपुट के रूप में पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता था। और जो स्टोरेज है, कौन सा स्टोरेज, उसके लिए अपन किसका यूज करते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे। गर्म किया जाता था तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, और फिर वापस ठंडा करना पड़ता था, जिसके कारण विद्युत जो सप्लाई है बहुत खर्च होती थी। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी थे। अब देखो, इसमें और सुधार हुआ, इस जनरेशन में और सुधार हुआ, और सेकंड पीढ़ी बनी। कौन सी पीढ़ी बनी? सेकंड। ये प्रथम पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक थी? तो 42 से लगाकर 55 तक। अब अपन इसकी सेकंड पीढ़ी के बारे में बात करते हैं, द्वितीय पीढ़ी के बारे में। तो जो द्वितीय पीढ़ी थी, वह द्वितीय पीढ़ी चली थी 1955 से लगाकर 1964 तक।
ये इस पीढ़ी का कालखंड था, इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज हो रहा था, अब इसकी जगह पे ट्रांजिस्टर आ गया। क्या आ गया? ट्रांजिस्टर। तो अब जो वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली थी? ट्रांजिस्टर ने ले ली थी। ट्रांजिस्टर ने ले ली थी, ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अब ये जो ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर किसने बनाया था, इसके बारे में मैं बता देता हूं। तो जो ट्रांजिस्टर बनाया था वो बनाया था विलियम शॉकली ने बनाया था। किसने बनाया था? विलियम शॉकली के माध्यम से ये ट्रांजिस्टर बनाया गया था। और इसकी जो हेल्प भी की थी वह किसने की थी? ब्रीडेन ने की थी। किसने की थी? ब्रीडेन ने। और ये जो ट्रांजिस्टर है वह कहाँ पे बनाया गया था? 1947 में बेल लेबोरेटरी में। कहाँ पे? बेल लेबोरेटरी कहाँ आई हुई है? यूएसए में आई हुई है, ध्यान देना। तो वे सभी कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है उन्हें अपन क्या कहेंगे? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। और इसका जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम शॉकली इंपॉर्टेंट थे, और ब्रिटेन ने भी इसकी सहायता की थी। कहाँ पे किया गया? 1947 में। कहाँ पे किया गया था? बेल लेबोरेटरी में। बेल लेबोरेटरी कहाँ आई है? यूएसए में आई हुई है। उसी प्रकार जो सेकंड जनरेशन है उसमें भी इनपुट के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पहले की बात ही पंच कार्डों का ही प्रयोग किया गया। फिर अपन बात करें स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए इसमें क्या यूज किया गया? तो स्टोरेज के लिए इसमें कह सकते हैं कि अपन मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया। मैग्नेटिक टेप का पहले क्या यूज किया जाता था? ड्रम्स यूज किया जाता था। फर्स्ट पीढ़ी में ड्रम्स यूज था, सेकंड में टेप यूज है, मैग्नेटिक टेप यूज किया गया। उसी प्रकार और इसके बारे में बात करें तो अपन इसमें हाई लैंग्वेज डेवलप हुई थी। क्या हुई थी? हाई लेवल लैंग्वेज। पहले तो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा से ही काम चलता है। वैसे सारे कंप्यूटर मशीनी भाषा के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन इस जो सेकेंड जनरेशन में है हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हो रही थी। और उसमें से दो प्रमुख भाषाएं थी। एक तो थी फोर्टॉन और एक थी कोबॉल। इस भाषा के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। फोर्टॉस का जो आविष्कार किया था वह जॉन बैक ने किया था। फॉर्मूला ट्रांसलेशन का आविष्कार जॉन बैक्स ने किया था। उसी प्रकार कोबॉल की फुल फॉर्म मैंने बता दी कि कॉमन, सीओ का मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसके लिए कोडासील समिति बनी थी। कौन सी बनी थी? कोडासील समिति बनी थी। और उस कोडासील समिति की अध्यक्षता की थी अपन कह सकते हैं कि ग्रेस हॉपर ने की थी। किसने की थी? ग्रेस हॉपर ने की थी। और फिर इसी कोबॉल भाषा विकसित हुई थी। तो अपन ये पढ़ लिया, फोर्टॉन के बारे में पढ़ लिया, कोबॉल के बारे में पढ़ लिया। अब मैं कहता हूँ कि इस जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन थे? तो IBM सीरीज के कंप्यूटर थे। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। तो उदाहरण देख लो कि IBM 1401 एंड IBM 1602, या फिर कह सकते हैं कि IBM कह सकते हैं कि 7094 या फिर CDC 3600। ये जो नाम है, ये जो कंप्यूटर के नाम है इस समय यूज में लाए गए थे। तो ये अपन की जो सेकंड पीढ़ी होती है ट्रांजिस्टर वाली, कौन सी है? ट्रांजिस्टर का इसमें प्रयोग हुआ था। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं तीसरी पीढ़ी के बारे में। किसके बारे में? तीसरी पीढ़ी के बारे में। तो मैं आपको तीसरी पीढ़ी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये समझ में आ गया होगा इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स की जगह पे मैग्नेटिक टैप का यूज किया गया था। उसी प्रकार
उच्च स्तरीय भाषा बनी थी। कौन कौन सी? कोबोल और फोटोन। फोटोन का फुल फॉर्म बता दिया था मैंने, फॉर्मूला ट्रांसलेशंस बता दिया था। उसी प्रकार कोबोल के बारे में मैंने बता दिया था। कोडासिल समिति ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिएगा इसकी तृतीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी का कालखंड क्या रहा और उसमें क्या क्या सुधार हुए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी, और इस पीढ़ी का जो कालखंड रहा है वह कालखंड रहा है 1964 से लगाकर कह सकते हैं 1975। हालांकि ये सन वगैरह है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ये कालखंड अपन फैक्ट माने, इसको आधार माने और इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या सुधार किया गया। तो जो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे, सेकंड पीढ़ी में अपन ने क्या यूज किया था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की जगह यहाँ पे इसमें किसका प्रयोग किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, यानी आईसी। आईसी का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? आईसी, अर्धचालक। अर्धचालक का प्रयोग किया गया। और इसमें जो स्टार्टिंग में जो अर्धचालक जो बनाया गया था वह जर्मेनियम का बनाया गया था। किसका बनाया गया था? जर्मेनियम का। और ये किसने बनाया था? तो ये बनाने वाले, जो जर्मेनियम का बनाने वाले थे, वो जैक किल्बी थे। कौन थे? जैक किल्बी। जैक किल्बी। और इन्होंने जैक किल्बी को इस आविष्कार की वजह से इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का। नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना। नोबेल पुरस्कार मिला था जैक किल्बी को किसके आविष्कार के लिए? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए। उसी प्रकार बाद में इसमें सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया? तो इसमें सिलिकॉन की यूज की जाने लगी। कौन सी यूज की जाने लगी? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन वाली आईसी का आविष्कार किसने किया? तो कह सकते हैं अपन के रॉबर्ट नॉइस ने किया था। रॉबर्ट नॉइस ने इसका सिलिकॉन वाली का आविष्कार किया था। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट उस समय प्रयोग किया जाता था। इस इंटीग्रेटेड सर्किट आप कह सकते हो ना, जो सिम यूज करते हैं ना, उसी तरह की ये इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, आईसी होती है, जो कम से कम 10-20 ट्रांजिस्टरों का एक साथ कार्य कर सकती थी। इतनी पावरफुल थी स्टार्टिंग में, थर्ड जनरेशन वाली। अब बात करते हैं कि इसमें इनपुट के लिए किसका प्रयोग किया गया? तो इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड आए थे उस समय, और माउस आया था। कीबोर्ड और माउस आया था थर्ड जनरेशन में। उसी प्रकार स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाने लगा? तो स्टोरेज के लिए उस समय हार्ड डिस्क आ गई थी। क्या आ गई थी? हार्ड डिस्क आ गई थी। तो हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाने लगा। उसी प्रकार उस समय लैंग्वेज भी डेवलप हुई थी, बहुत सारे उच्च स्तरीय भाषा भी विकसित हुई थी, हाई लेवल लैंग्वेज भी डेवलप हुई थी। हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो डेवलप हुई थी। वो कौन सी हुई थी? तो मैं कह सकता हूँ कि बेसिक लैंग्वेज। कौन सी डेवलप हुई थी उस समय? बेसिक, यानी बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक की फुल फॉर्म क्या? याद रखना, बेसिक ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो देखिएगा, ये जो बेसिक का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, यानी बिगिनर ऑल पर्पज। ए का मतलब ऑल पर्पज, एस का मतलब सिंबॉलिक, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन, और सी का मतलब कोड। तो बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बार बार पूछी जाती है फुल फॉर्म। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो कुर्ट्स एवं कैमिनी ने किया था। कुर्ट्स एवं कैमिनी ने इसका आविष्कार किया था। उसी प्रकार बात करें कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, बेसिक इसमें यूज की गई थी। और इसके बारे में एक उस समय इस जनरेशन में आया था डेक कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? डेक। उस डेक कंपनी ने PDP 8 लॉन्च किया था। कौन सा लॉन्च किया था? PDP 8 लॉन्च किया था। और ये पहला मिनी कंप्यूटर था। कौन सा? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था।
तो ये अपन की हो जाती है किसके बारे में, थर्ड जनरेशन के बारे में हो जाती है, तीसरी पीढ़ी के बारे में आपकी डिटेल्स हो जाती है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ पीढ़ी के बारे में। तो चतुर्थ पीढ़ी के बारे में अपन पढ़ते हैं। इसके बारे में तो मैंने बता दिया, इंटीग्रेटर आईसी, इसमें किसका यूज हुआ था, आईसी का। वे सभी कंप्यूटर जिसमें आईसी लगी हुई है, आईसी लगी हुई है, उसको अपन कौन से कंप्यूटर कह सकते हैं, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कह सकते हैं, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो अब पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ पीढ़ी, तो देखो तीसरी पीढ़ी का कालखंड 1964 से लगाकर 1975 तक था। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे चतुर्थ पीढ़ी के बारे में। चतुर्थ पीढ़ी के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जो चतुर्थ पीढ़ी है, चतुर्थ पीढ़ी, इसका जो कालखंड रहा था 1975 से लगाकर 1995 तक, ये इसका कालखंड रहा था। तो अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें इससे पहले वाले में क्या होता था, आईसी यूज होती थी। क्या यूज होती थी, आईसी। अब यहाँ पे क्या यूज होगी, अब यहाँ पे VLSI यूज हुई, VLSIC यूज होने लगी, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगी। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे यूज होने लगा। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो स्टार्टिंग की जो स्मॉल थी, उसमें अपन 10-20 ट्रांजिस्टर का काम कर सकती थी। फिर आई थी मिडल स्केल आईसी आई थी, तो वह 100 से 200 को ट्रांजिस्टर का काम कर सकती थी। लेकिन जो ये VLSIC आई है, इसमें कम से कम 30,000 ट्रांजिस्टरों का कार्य एक साथ कर सकती थी, इतनी इसकी कैपेसिटी है। और इसके कारण कंप्यूटर का आकार है वो बिल्कुल छोटा होता गया और इसकी प्रोसेसिंग है वो भी फास्ट होती गई। तो ये इसमें किसका प्रयोग हुआ था, VLSIC का प्रयोग हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसी प्रकार इसमें इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग हुआ, तो इनपुट डिवाइस के रूप में इसमें आपको पता ही है वो कीबोर्ड एंड माउस का यूज होने लगा था। और बात करें तो स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज में वो भी थोड़ा सुधार हो गया था, हार्ड डिस्क वगैरह इसमें भी यूज होने लगा था। उसी प्रकार और इस समय और क्या हुआ था, तो इसमें कह सकता हूं कि जो माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी, क्या हुई थी, माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी, तो हॉब्स ने की थी, मार्शल हॉब्स ने की थी। किसने की थी, मार्शल हॉब्स ने की थी, ध्यान रखना। किसने की थी माइक्रो प्रोसेसर की खोज, मार्शल हॉब्स ने। कैसे की थी, तो उन्होंने जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उसकी जो सारे जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट को एक चिप पे व्यवस्थित कर दिया और उसको क्या नाम दिया गया, इंटेल 4004 नाम दिया गया। और ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था, दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, तो इंटेल 4004 था। किसने बनाया था, मार्शल हॉप ने। और इसे यही कंप्यूटर जिसमें इसका यूज किया जाता था उसे माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाता था। और इसके कारण इसका आकार क्या हो गया था, छोटा आ गया था। फिर एक मैं और कंप्यूटर की बात करूं यहाँ पे, तो जो दुनिया का जो पहला पीसी था वो बनाया गया था अल्टायर बनाया गया था। आप कह सकते हो कि 8800 बनाया गया था, 800 बनाया गया था। और उसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया था वो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 8080 यूज किया गया था, 8080 यूज किया गया था। और उसके बाद में जो पेंटियम प्रोसेसर की जो सीरीज थी, पेंटियम प्रोसेसर शुरू हो गए थे। तो ये इसी कालखंड में थे, जो चतुर्थ पीढ़ी में थे। और उस समय की एक मैं थोड़ी बात करूंगा,
एक बात ध्यान रखना, जो विंडोज आया था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में आया था? थर्ड जनरेशन में आया गया था। किसमें आया था? थर्ड जनरेशन में। विंडोज अगर पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कहाँ में आया था, तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आया था। हम थोड़ा डिस्कस करना भूल गए थे। अब अपन जो यूज करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में बताया जा रहा हूं मैं, MITS। अब ये क्या है? तो ये है माइक्रो। इस कंपनी का नाम ध्यान से सुनना, माइक्रो। क्या नाम है? माइक्रो कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है, मिट्स कह सकते हो, मिट्स बोलते हैं इसको। वो क्या बोलते हैं? मिट्स इसको कहा जाता है। ये टेलीमेट्री सिस्टम्स, माइक्रो टेलीमेट्री सिस्टम्स इस कंपनी का नाम है। और इस कंपनी ने कह सकते हैं कि जो बेसिक कह सकते हैं कि अपन की जो बेसिक लैंग्वेज है इसने भी बनाई थी। और कह सकते हैं कि इसने बिल गेट्स था, बिल गेट्स के साथ में एक समझौता किया था। ये जो बनाया गया था, ये अल्टायर 800 ये इसके द्वारा बनाया गया था। फिर इसने मिट्स जो कंपनी है, मिट्स एलिमेंट्री सिस्टम्स कंपनी है, उसने बिल गेट्स के साथ में एक समझौता किया था। क्या किया था? समझौता किया था। क्यों किया था? कि वो उसके अंदर क्या करे, बेसिक का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को उसमें सेट कर दे। किसके साथ में? मिट्स ने किसके साथ में समझौता किया था? बिल गेट्स के साथ में। और फिर उन्होंने ये समझौता करने के बाद में इस पे काम किया, कंप्यूटर डेवलप किया। और कंप्यूटर डेवलप करने के बाद में जब इनको बिल गेट्स को मजा आया, तब उन्होंने एक अपनी खुद की कंपनी खोली थी। कब खोली थी? 1975 में। किसके साथ में मिले थे? ये किसके साथ में मिले थे? बिल गेट्स पॉल एलन के साथ में। पॉल एलन के साथ मिले और फिर उन्होंने एक कौन सी कंपनी खोली? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1975। किसने खोली? बिल गेट्स व पॉल एलन ने खोली थी। और ये आज जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। हार्डवेयर की मैंने बता दिया था, IBM थी। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन सी पीढ़ी है? चतुर्थ पीढ़ी है। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, पांचवी पीढ़ी पढ़ेंगे। कौन सी पीढ़ी पढ़ेंगे? पांचवी पीढ़ी पढ़ेंगे। तो अब देखिएगा, पांचवी पीढ़ी के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा? VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें उपयोगी रहा था। और इसमें और उपयोगी कौन सा था? तो माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कौन सी पीढ़ी? तो अब पांचवी पीढ़ी जो अब चल रही है, प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पांचवी पीढ़ी जो अभी चल रही है, इसका जो कालखंड है वो कहां से कहां तक है? ये कालखंड सबसे लंबा चल रहा है अब तक। तो ये प्रेजेंट टाइम में ये पांचवी पीढ़ी चल रही है। इसमें क्या हुआ? तो इसमें देखो, जो पहले कौन सी यूज हो रही थी? VLSIC यूज हो रही थी। अब यहाँ पे क्या यूज हो रही है? ULSIC यूज हो रही है। ये चिप यूज हो रही है, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जा रहा है। और इसमें जो एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो कृत्रिम होता है, उसको क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? समझदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस पीढ़ी में। और मैं बात करूं तो पहले आज दिन तक जितनी जनरेशन है, उसमें डेटा प्रोसेसिंग पर जोर दिया गया है। किस पे जोर दिया गया? डेटा प्रोसेसिंग पे जोर दिया गया था। लेकिन इस जनरेशन में नॉलेज प्रोसेसिंग पर जोर दिया गया। किस पे जोर दिया गया? नॉलेज प्रोसेसिंग पे जोर दिया गया है। यानी डेटा पे कार्य न करके किस पे ज्ञान के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे और उसको और डेवलप करेंगे। जैसे आपने देखा होगा रजनीकांत की जो पिक्चर थी रोबोट चिट्टी, तो वैसा माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हो सकता है कि मानवता के लिए खतरा भी हो सकता है। उसी प्रकार देखिएगा, इसी पीढ़ी में कंप्यूटर के विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आज जो कंप्यूटर का रूप बहुत
अलग अलग देख सकते हैं, यानी लैपटॉप देख सकते हैं, इसी प्रकार डेस्कटॉप देख सकते हैं, पॉम टॉप देख सकते हैं, और भी इसके छोटे छोटे रूप हमारे सामने आ रहे हैं। उसी प्रकार अब और बात करें तो इसमें मल्टीमीडिया का ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। किस पे? मल्टीमीडिया, जिसके माध्यम से हम एनिमेशन का काम या फिर दृश्य का काम या फिर पिक्चर निर्माण का काम हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत शानदार तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार इसमें जो ज़्यादा विकसित हुआ है वो है इंटरनेट। कौन सा? इंटरनेट। इस जो 5 जनरेशन है इसमें एक जो नया रूप अल्पानेट का जो इंटरनेट रूप हमारे सामने आया था, जिसके माध्यम से जो संसार की दुनिया कम हो गई और अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कोई भी मैसेज चंद सेकंडों में भेज सकते हैं और कोई भी जो भी डाटा वगैरह होता है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 5वीं पीढ़ी जो अभी तक चल रही थी। तो अब तक हमने 5 वीडियो का डिस्कशन कर लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।